तो उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, ये तीन नेता तो आपके साथ गठबंधन इनका होना है। आप पारस जी को कैसे भूल जा रहे हैं सर? पारस जी तो ऑलरेडी गठबंधन में है, लेकिन क्या आप तय कर पाए हैं अभी तक? और लालू यादव का जब भाषण देख रहे होंगे कि वही पुराना अंदाज, वही पुराना तेवर दिखा। भले ही स्वास्थ्य कारणों से उनकी आवाज तो धीमी हो, लेकिन तेवर में कमी नहीं दिखी। हमला जिस तरह से नरेंद्र मोदी या अमित शाह पे लालू यादव कर रहे थे। आज आप बात कर रहे हैं विपक्षी एकता नहीं है, विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता है, लेकिन नीतीश और तेजस्वी यादव ने तो दिखला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। कल सियासत का शनिवार था। बिहार में सियासी गर्माहट थी। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे। उन्होंने पश्चिम चंपारण में हुंकार भरी और सीमांचल में महागठबंधन की महारैली थी, जहां पर महागठबंधन के तमाम सुरमा एक मंच पर खड़े होकर के और झंडा लहरा रहे थे अपने 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 दावे के साथ। आज हमारे साथ हैं हमारे चैनल के हेड अमित झा और हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरज परासर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि दोनों दलों ने, बड़े दलों ने अपनी अपने जीत की दावा की, अपने अपने दमखम को दिखाया। तो आपसे हम जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले कि जीत किसकी हुई, कल किसका दमखम दिखा? देखिए कौशिक जी, दमखम तो दोनों तरफ से दिखा। चाहे अकेले आप बीजेपी की बात करें या दूसरी तरफ आप महागठबंधन की रैली की बात करें, भीड़ दोनों जगह थी, उत्साह दोनों जगह था। लेकिन हम राजनीति में सिर्फ भीड़ के पैमाने पर यह नहीं आंक सकते कि जीत किसकी हुई। हम ये आंकेंगे कि भैया जो माहौल था उसके आने वाले दिनों में उसका क्या परिणाम आ सकता है। तो एक तरफ जहां बीजेपी थी, अमित शाह थे, उन्होंने न सिर्फ बिहार में एक जगह बल्कि दो जगह हुंकार भरी। पटना में भी वो आए थे, बापू सभागार में उन्होंने नेताओं को संबोधित किया। दो बार कहा कि नीतीश की एंट्री अब बंद, नीतीश बाबू बहुत हो गया आया राम गया राम, अब आपके लिए दरवाजे बीजेपी ने बंद कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार ने भी काउंटर कर दिया कि हम कभी नहीं जाएंगे, हम जिंदगी भर महागठबंधन में रहेंगे। लेकिन सवाल यह है ना कि भैया अकेले दम पे बिहार में आपको लगता है कि कोई पार्टी इतनी हैसियत रखती है कि अकेले दम पे जीत सकती है? आज आप बात कर रहे हैं विपक्षी एकता नहीं है, विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता है, लेकिन नीतीश और तेजस्वी यादव ने तो दिखला दिया कि 7 दलों का जो बिहार में गठबंधन था, वो गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे पूर्णिया की रैली में। लालू यादव ने ऑनलाइन संबोधित किया बैठक को, और लालू यादव का जब भाषण देख रहे होंगे कि वही पुराना अंदाज, वही पुराना तेवर दिखा। भले ही स्वास्थ्य कारणों से उनकी आवाज तो धीमी हो, लेकिन तेवर में कमी नहीं दिखी। हमला जिस तरह से नरेंद्र मोदी या अमित शाह पे लालू यादव कर रहे थे, आपने देखिए कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने मांझी तक को यह कह दिया कि मांझी जी आपको एन्ने ओन्ने करने की कोशिश कर रहा है, एन्ने ओन्ने होने का जरूरत नहीं है, हम ही बढ़ा देंगे आपको, हम ही लोग बढ़ा देंगे। तो नीतीश कुमार ने यह दिखला दिया कि जिस विपक्षी एकता के तहत हम बीजेपी को हराने का मकसद मंसूबा पाले हुए हैं, वो विपक्षी एकता देखिए हमारे साथ है। लेकिन वही दूसरी ओर बात करें तो ठीक है, बीजेपी के आज बिहार में किसी के साथ ऑफिशियल गठबंधन नहीं है। यह तय है कि ऑफिशियल गठबंधन न चिराग पासवान की पार्टी के साथ है, न किसी के साथ है। लेकिन जो नेता इस उम्मीद में है कि भैया अब गठबंधन हो जाना चाहिए, उसके लिए आपने क्या पहल की? ना वो आपके मंच में दिखे, ना उनके साथ आपने बैठक की, ना उपेंद्र कुशवाहा को आपने मिलने के लिए बुलाया, ना चिराग पासवान को बुलाया। तो ये तो कहीं ना कहीं जब आप एकजुटता की बात करेंगे, वहां पे बीजेपी माइनस चली गई और महागठबंधन ने एज ले लिया। आपको क्या लगता है? धीरज पराशर क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर, उनकी क्या राय है? क्या बिहार बीजेपी आज ये आपने कहा कि बिहार बीजेपी ने अकेले दम दिखलाया, लेकिन क्या बिहार बीजेपी ये दावा कर सकती है कि हम अकेले नीतीश लालू के खिलाफ चुनाव लड़ लेंगे? दावा तो सर, नहीं, सर। अगर ये कर सकती तो जो उपचुनाव हुए उसमें चिराग पासवान का सहयोग क्यों लेना पड़ा? क्यों लेना पड़ा? नहीं, दावा तो बिहार में कोई पार्टी नहीं कर सकती अकेले दम पे हम चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल। और कहा नीतीश लालू कहा दावा कर रहे हैं? अरे वो तो कह रहे हैं कि हम एकजुट रहेंगे तभी बीजेपी को हरा पाएंगे। बीजेपी ने ये कब दावा कर दिया? तो वही मैं नहीं, आप जो कर रहे हैं कि बीजेपी ने अकेले दम दिखाया, जब रैली की बात थी, भीड़ जुटाने की बात थी, तो वो दिखा। लेकिन जब क्या अकेले दम पे आप 2024 में 40 सीट बिहार में है, काफी मायने रखता है। आप अकेले दम पे निकाल लीजिएगा क्या? अभी तक आप किसको नेता बनाइएगा? बिहार बीजेपी की मजबूरी समझिए। बिहार बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि भैया हम आगे किसे करें।
अच्छा चलिए पहले 2025 में नेता तय करना है, 2024 की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, उन्होंने भी अपना नया दल बना लिया। बिल्कुल। आरसीपी सिंह है, बिल्कुल। मुकेश सहनी को भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, यानी बीजेपी कोशिश कर रही है कि मुकेश सहनी भी हमारे पाले में आ जाए। मांझी की बात तो खुद नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी कि मांझी आपको भी अन्य उन्ने का कुछ करने का कोशिश कर रहा है, होना नहीं है, हम ही लोग आगे बढ़ा देंगे। तो बीजेपी जो कोशिश कर रही है, चलिए अगर हम मुकेश सहनी और मांझी को थोड़ा इतर भी कर देते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, ये तीन नेता तो आपके साथ गठबंधन इनका होना है। आप पारस जी को कैसे भूल जा रहे हैं सर? पारस जी तो ऑलरेडी गठबंधन में है, लेकिन क्या आप तय कर पाए हैं अभी तक कि उपेंद्र कुशवाहा की क्या भूमिका होगी, आरसीपी सिंह की क्या भूमिका होगी, चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी? चिराग पासवान क्यों नहीं गठबंधन का ऐलान कर रहे हैं, क्यों बार बार कर रहे हैं कि सही समय पर गठबंधन हम का ऐलान करेंगे? क्योंकि अंदर खाने तमाम जो क्षेत्रीय नेता हैं वो ये तय कर लेना चाहते हैं कि भैया मेरी संख्या इतनी होगी गठबंधन के अंदर, लोकसभा के अंदर। और आज की स्थिति में बीजेपी ये मजबूरी स्वीकार करनी पड़ेगी बिहार के अंदर कि आप क्षत्रिय क्षत्रपों के अलावा एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको बिहार के अंदर नीतीश लालू के गठबंधन से लोहा लेना है। बिल्कुल। बीजेपी इतनी ही ताकतवर होती क्यों 2015 में इतनी कम सीटों पर सिमट गई थी जब नीतीश लालू एक साथ हुए थे? देखिए बिहार और यूपी में कास्ट कॉम्बिनेशन मायने रखता है और इसे समझना पड़ेगा। और यही कारण है मैं बार बार कह रहा हूं कि महागठबंधन की एकजुटता दिखलाकर नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया कि देखिए भैया हम एकजुट हैं, आप लाख लड़ाने की कोशिश कीजिए। और कल आप देख रहे होंगे धीरज और कौशिक कि कल अमित शाह ने एक बहुत बढ़िया बांध फेंका, ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं, कि उस ब्रह्मास्त्र में तो नीतीश जी कहीं ना कहीं निपटा जाएंगे। ब्रह्मास्त्र किया था, अरे नीतीश बाबू आप बार बार कहते हैं कि तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तारीख क्यों नहीं बताते कि सीएम कब बनाएंगे? बिल्कुल। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि अमित शाह ने ये बांध फेंका और उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं कि तेजस्वी जो है वो होली के बाद मुख्यमंत्री होंगे, तो तारीख बता दीजिए। नहीं, देखिए नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि होली के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये तो उनके पार्टी के सही हाँ, आरजेडी के समर्थक बोल रहे थे, विधायक बोल रहे थे, आरजेडी के समर्थक बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार होली के बाद तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देंगे। तो ये आरजेडी के नेताओं की बेचैनी है कि उनके नेता जो युवा नेता है तेजस्वी यादव, वो कब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कहीं इस बार कहीं नीतीश कुमार फिर तो हमारे नेता को धोखा नहीं दे देंगे। और यही ब्रह्मास्त्र कल अमित शाह ने फेंका। क्या हुआ? अच्छा, क्या एक मिनट धीरज जी मुझे बताइए ना, क्या हुआ? तेजस्वी यादव और उस चक्रव्यूह में फंस गए? नहीं, तेजस्वी जी ने तो बोल दिया, तेजस्वी यादव उसी समय पलटवार कर दिया ना। ठीक है कि भैया सीएम पीएम की बात ही नहीं है, मैं पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा हूं, अनुभव लेना चाहता हूं। इससे बड़ा जवाब क्या होगा अमित शाह के लिए और बीजेपी के लिए? बिल्कुल कि जो आप लड़ाई लगवाना चाह रहे हैं महागठबंधन की दो सबसे बड़ी पार्टियों में, आरजेडी और जेडीयू के बीच में, आरजेडी के सबसे बड़े नेता, मैं सबसे बड़ा नेता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लालू यादव तो उतने सक्रिय नहीं है राजनीति के अंदर में। आरजेडी का मतलब अब तेजस्वी यादव सब लोग मान के चल रहे हैं। तो आरजेडी या दूसरे सबसे बड़े नेता कह लीजिए, आरजेडी के दूसरे सबसे बड़े नेता ने यह कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं किसी भी परिस्थिति में। तो यहां पे भी बीजेपी का जो प्लान था वो कमजोर हो गया। आप देखिए ना सर, सबसे बड़ी बात है 2015 से 17 के बीच में ये लोग खड़े थे, तो नीतीश जी पे भी उस तरीके का भरोसा किया जा सकता है क्या राजनीति में? आपको क्या लगता है कि अगर अमित शाह ने कह दिया है कि बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए तो अमित शाह पे भरोसा किया जा सकता है क्या? नहीं, वो तो नहीं किया। राजनीति में आप किसी भी दावे का भरोसा कर सकते हैं क्या? नहीं, पिछले बार भी राष्ट्रीय जनता दल ने धोखा नहीं दिया था। पिछले बार गठबंधन जब टूटी थी तो बीजेपी ने उथल पुथल मचा के नीतीश कुमार को इतना असहज कर दिया, यही तो इतना जंगल राज दिखा दिया नजरों के सामने। यही तो नीतीश कुमार कल भी कह रहे थे कि क्या क्या नहीं किया मुझे उधर ले जाने के लिए। लालू जी पे क्या क्या नहीं करवाया। वही नीतीश कुमार तो उस बार भी कह रहे थे कि हमको काम करने ही नहीं देता था। वही मैं कह रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेताओं के बारे में तो बराबर बोलते थे ये बात। राजनीति के अंदर आप किसी भी पार्टी के दावा को, अगर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर कोई भी पार्टी इस देश में कभी भी गठबंधन कर सकती है, कभी भी गठबंधन तोड़ सकती है। ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। एक दो ही ऐसा दल है जो राष्ट्रीय पार्टी है
जो जिसका गठबंधन एक दूसरे के साथ असंभव है। बाकी कोई भी दल किसी के साथ गठबंधन कर सकता है और कभी भी गठबंधन तोड़ सकता है और बयान दे सकता है अब नहीं, अब धोखा मिला, अब नहीं, फिर परिस्थिति होगी। इस सब बीच में तो जनता को उल्लू बनाते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल, देखिए बात जनता की राजनीति जो है परिस्थिति और संभावनाओं का विषय है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप देखिए मैं क्यों कर रहा हूं। एक तो ये हो गया कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन की एकजुटता दिखला दी। दूसरा, बीजेपी अभी तक क्लियर नहीं है कि आरसीपी की भूमिका क्या होगी, चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी, उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका क्या होगी, इसके लिए गठबंधन नहीं हो पा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या लगता है कि जेडीयू तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने नहीं की होगी क्या? जरूर की होगी और अभी भी निरंतर प्रयास कर ही रही होगी। निरंतर प्रयास कर रही है। अब भले जोर शोर से ढोल पीट के नहीं कर रही हो, लेकिन बिहार की जनता तो भाई उनके डीएनए में राजनीति है, समझ ही रहे हैं सारे मैं बात। एक सवाल जरूर आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बिहार के 2025 के चुनाव को बहुत ही गहराई से समझने का कोशिश किया है बीजेपी ने, तभी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का तीसरा दौरा कहा जा रहा है कि ये दौरा जो था ये तीसरा दौरा था, 3 बार वो लगातार आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार का 2025 का जो चुनाव होना है वो बीजेपी के लिए चैलेंज होना है। अब 25 पे क्यों चले गए? 24 पे रहिए ना, पहले 24 24 ही नहीं ना, अभी 24 की अभी 24 की बात कर रहे हैं। 24 की भी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए अभी 25 का एजेंडा नहीं है। बीजेपी के लिए अभी 25 का एजेंडा नहीं है, उसके लिए 24 का एजेंडा है कि फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और उसके लिए यूपी बिहार को फतेह करना पड़ेगा और हर हाल में, और अच्छे मार्जिन से हर करना हाल में, पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि भैया केंद्र में सत्ता रहेगी, ये तो एक राज्य की बात है ना, मेन तो बीजेपी को केंद्र में सत्ता चाहिए और यही कारण है कि अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं और ये दौरा बढ़ेगा। बस यही मैं जानना चाहता था। अमित शाह ही नहीं, बिहार प्रभारी जो है कोई विनोद तावड़े या कुछ उनका नाम है, वो भी बराबर हर 2-1 महीना पर बिहार आते जाते रहते हैं। और बिहार के जितने भी नेता हैं, आप लोगों ने शायद बहुत बेहतर ढंग से देखा होगा कि जहां भी कुछ भी इंस्टीट्यूट होता है, कुछ इस तरीके का अराजक तत्व हुआ, बिहार बीजेपी उसको इस तरीके से जोर शोर से उठाती है, लगता है कि बीजेपी के कार्यकाल में कुछ हो ही नहीं रहा था। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी ने जरूर कोशिश की होगी और बीजेपी ने भारत में किस राज्य में चाहा है कि अगर हम गठबंधन तोड़ना चाहें या किसी पार्टी को तोड़ना चाहें तो उसने वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। तो सर बिहार के नेताओं ने, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और बिहार की जनता ने तो उसको अभी तक जो रोल, जैसे सिंधे गुट वाला रोल हो गया था, जैसे मध्य प्रदेश में हो गया था, जैसे कर्नाटका में हो गया, वैसा तो कुछ अभी तक होने नहीं दिया है। वही मैं कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि पहले मुकाबले में मोटा भाई को नीतीश चाचा भतीजे के जोड़ी ने पूरी तरह से परास्त कर दिया है। कई बार बात चली ना कि आरजेडी जेडीयू का विलय हो जाएगा, हुआ क्या विलय? नहीं हुआ। कई बार हुआ कि आरसीपी एकनाथ सिंहदेव बन जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा एकनाथ सिंहदेव बन जाएंगे, दोनों दल से साइड कर दिए गए, जेडीयू टूट गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं टूटा। मतलब बीजेपी का कूटनीति जो है बिहार में विफल रहा। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वोट में कितना तब्दील हो पाएगा, ये महागठबंधन पूरी तरह से एज ले जाएगा या फिर बीजेपी पूरी तरह से एज ले जाएगी, लेकिन राजनीति को अगर हम देखते हैं कि भाई इसके मायने क्या है, इसका निहितार्थ क्या है, इससे आगे आने वाले दिनों में फायदा किसे हो सकता है, नुकसान किसे हो सकता है, किसे किस पॉइंट पे काम करना है, तो इस पूरे परिदृश्य को मिला दिया जाए तो अभी तक चाचा भतीजे की जोड़ी जो है वो अमित शाह पे यानी मोटा भाई पे भारी पड़ी है। इसलिए क्योंकि 3 उसके मेन पॉइंट हैं। ना बिहार के अंदर बीजेपी को एकनाथ शिंदे बना पाया, लाख कोशिश के बावजूद विरोधी अलग होते गए जेडीयू के अंदर, लेकिन जेडीयू टूटी नहीं। दूसरा, बीजेपी अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि उसके जो सहयोगी दल होंगे उसकी भूमिका क्या होगी, कितनी सीटें होंगी, यानी गठबंधन का ऐलान नहीं कर पाई है। और वहीं तीसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीतीश ने दिखला दिया कि भैया देखिए हम जिस पार्टियों के साथ हैं वो हमारे बैकअप के लिए खड़ी है। और सबसे बड़ी पार्टी के 2 सबसे बड़े नेताओं ने, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी प्रसाद यादव हो, उन्होंने क्लियर कर दिया कि नीतीश जी आप आगे बढ़िए, हम पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं, कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री ये सब हमारे दिमाग में है ही नहीं। तो जनता को जो मैसेज देना था कल महागठबंधन ने वो मैसेज क्लियर कर दिया है। और इसी कारण हम कह रहे हैं कि जो पहली लड़ाई है उसमें चाचा भतीजे की जोड़ी ने अमित शाह एंड कंपनी को मात दे दी है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी इससे सबक ले
और अपने साथ जो छोटे छोटे दल हैं या क्षत्रिय क्षत्रप है उनकी भूमिका जो है वो तय करे और उसके बाद बिहार के अंदर लड़ाई की शुरुआत करे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।